नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को मरवाते हैं तो उनके चमचे मरवाते हैं, चेले चपाटी मरवाते हैं। अभी ये जो विवाद हुआ है जिसमें मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया अनुराग ठाकुर के भाषण का और उस पर एक प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया गया है सदन में। चन्नी ने प्रिविलेज मोशन का पत्र स्पीकर को लिखा है। मैं एक दूसरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। आज हम इसके लीगल पहलुओं को डिस्कस करेंगे और अगर इन सारे लीगल तर्क पे हम चलें, क्योंकि कानून में हर तर्क बहुत सारे पहलू होते हैं, तो उनमें जाएंगे तो मामला कहीं उलझ जाएगा। लेकिन जिन पहलुओं की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन पहलुओं पे चलते हैं और कानून में ये प्रोविज़न इस केस में फिट बैठते हैं तो मोदी जी अब सिर्फ राहुल गांधी की दया पर ही सरवाइव करने वाले हैं। ये मामला बुरी तरह फंस गया है और इतनी बुरी तरह फंस गया है कि मोदी जी के लिए निकलना मुश्किल हो गया है और ये सीधे सीधे पर्सनली मोदी जी इसमें जगड़ते चले गए हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं धीरे धीरे इस पूरी चीज़ों पे आऊँगा। दरअसल आपको याद होगा एक बार केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी और वो चौथी पास राजा की पूरी कहानी सुना के चले गए और उसी केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में ये घोषित किया कि अडानी की संपत्तियों के असली मालिक मोदी जी हैं और अडानी तो उसके कस्टोडियन हैं। ये सारा कारोबार मोदी जी के लिए हो रहा है। याद कीजिए, उसी दिल्ली विधानसभा में एक डेमो हुआ जिसमें एक नकली ईवीएम बनाई गई और उसके ज़रिए ये बताया गया कि इतना सारा फर्जी वोट पड़ते हैं। ये बयान ट्विटर पे भी दिए जा सकते थे, बाहर आकर भी दिए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबसे सुरक्षित जगह माना संसद को सुरक्षित माना। और क्यों माना इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कि मोदी जी के केस में क्या है और बहुत सारे कानूनी पहलुओं पे बात करेंगे। केजरीवाल ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि 194(2) के सहित संविधान का अनुच्छेद 194 और उसकी धारा 2 के तहत किसी भी विधानसभा और संसद को जितनी विधायी जगह हैं जहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, ये इम्यूनिटी मिली हुई है, ये रक्षा मिली हुई है कि वहाँ कही गई बात पे ना तो कोई मानहानि का मुकदमा हो सकता, ना कोई दूसरी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस देश में जो कानून बनाने के लिए चर्चा हो, संसद में मामले उठें, उसमें लोग खुलकर बात कर पाएं। और इसीलिए ये भी बात कही जाती है कि भाई वहाँ पे फिर ऐसे आदमी के बारे में बात मत करो जो आदमी वहाँ मौजूद नहीं और अपनी सफाई ना दे पाए। तो क्या होता है कि 194(2) के तहत संसद और विधानसभा में आदमी जो भी कहे उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। अनुराग ठाकुर ने अपना भाषण संसद में दिया और इसलिए जो पॉलिटिकल चिमगोइयाँ होती हैं राजनीति में, कुछ भी बोल जाना एक दूसरे के लिए लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, एक बहुत सामान्य और एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है कि इस तरह की बातें नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं और ये लोग स्वीकार मान के चलते हैं, नेता लोग, कि ये सब तो बोला जाता है, कोई बात नहीं, चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर बोले हुए में मामला सेफ है। अगर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं अनुराग ठाकुर, तो वो भी वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति जो कानून है उसके तहत FIR नहीं होगी, मुकदमा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो मोदी जी ने किया है वो एक ऐसा मामला है जिसमें मोदी जी को कई पहलुओं को देखना पड़ेगा। पहले मैं मोदी जी पे आऊँ उससे पहले मैं सदन के अंदर की स्थिति देख लेता हूँ। अनुराग ठाकुर, अब ये बात कही जा रही है कि साहब वो मामला एक्सपंज नहीं किया गया था, सदन की कार्रवाई से बाहर नहीं निकाला गया था, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जगदम्बिका पाल वहाँ पर उस वीडियो में बैठ के ये कह रहे हैं सदन की कार्यवाही में कि उसको मैंने निकाल दिया है। आप भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है
मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। ठीक, आपने कर दिया। सुना, सुन रहा हूँ मैं श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी, बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत दादा, अभी क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। नहीं, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात आई। तो उन्होंने अगर कार्रवाई से निकाल दिया बोल रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई से नहीं निकला, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सदन में चेयर पे बैठा हुआ आदमी, या कहे चेयर, वो आसंदी, वो आसन, जब ये ऐलान करता है कि इसको कार्रवाई से निकाला जा रहा है, तो क्या उसके बावजूद पीछे कुछ और लोग हैं सुपर पावर, जो कार्रवाई में क्या रखा जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, इसको तय कर रहे हैं? क्या जगदम्बिका पाल इस मसले को उठाएंगे कि मैंने जब एक बार व्यवस्था दे दी कि इसको कार्रवाई से निकाला जा रहा है, जाति सूचक शब्द को, या जाति से जुड़ा हुआ जो बयान है अनुराग ठाकुर का, तो वो उस प्रोसीडिंग में बना कैसे रहा? एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है, अगर निकाला नहीं गया है तो फिर सवाल इस बात का है कि अगर निकाला नहीं गया तो वो सदन के अपनी कार्रवाई से, जिस चीज़ को कार्यवाही से, मैं बार बार कार्रवाई बोल जाता हूँ क्योंकि कार्रवाई शब्द अधिक इस्तेमाल होता है, तो कार्यवाही से जिस चीज़ को निकाल दिया गया, वो वीडियो के अंदर, उसी संसद टीवी के वीडियो में कैसे मौजूद है, वहाँ से उसको क्यों नहीं हटाया गया, और उसकी रिपोर्टिंग उस तरह से क्यों हो रही है? अब आते हैं मोदी जी पे। अनुराग ठाकुर कुछ भी बोल के बच सकते हैं क्योंकि वो संसद में बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में तो वो संसद के अंदर नहीं बोल रहे हैं, ट्वीट तो कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है, सदन के पब्लिक फोरम पे हो रहा है। तो पब्लिक फोरम पे अगर वो कोई ट्वीट कर रहे हैं तो फिर ये राहुल गांधी को अधिकार मिल जाता है कि वो चाहें तो मोदी जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दें। इसलिए करवा सकते हैं क्योंकि सदन को इम्यूनिटी मिली हुई है, राज्यपाल को इम्यूनिटी मिली हुई है, राष्ट्रपति को इम्यूनिटी मिली हुई है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद या विधानसभा के अंदर कोई बयान दिया जा रहा है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सदन के बाहर कोई बात कही जाती है तो उस पर सारे कानून लागू होंगे, और इस मामले में चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई संसद सदस्य हो, या कैबिनेट का कोई मंत्री हो, वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर उसने बाहर कोई ऐसा बयान दिया तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। आपको याद होगा कि 2015 में 13 मार्च को, उससे पहले 2013 में भी ये मसला आया था कि जब कोयला घोटाले की बात उठी थी और हिंडाल्को को जो कोयले का ब्लॉक अलॉट किया गया था उसका मसला आया था, तो एक अदालत ने रिमार्क आया कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री
सुरक्षित नहीं है। अगर घोटाले का आरोप आ रहा है तो उनके खिलाफ भी वैसे ही एफआईआर होगी जैसे दूसरे लोगों के खिलाफ होती है। और मनमोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर हो कि नहीं, इसको लेकर एक बहस बाकायदा कोर्ट में हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि संविधान सिर्फ 3 लोगों को इम्यूनिटी देता है, एक राष्ट्रपति को, एक राज्यपाल को और दूसरा सदन के अंदर अगर कार्रवाई हो रही है तो। ये बात जब आती है तो जिक्र होता है आर्टिकल 361 का। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 361 के अंदर, 361 के अंदर, अनुच्छेद 361 के अंदर राज्यपाल को इम्यूनिटी है, राष्ट्रपति को इम्यूनिटी है, लेकिन प्रधानमंत्री को लिए है, इसलिए मनमोहन सिंह के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अब हम आते हैं मोदी जी वाले बयान पे। मोदी जी इसमें इस ट्वीट पे 2 तरह से फंस रहे हैं। एक तो ये कि जो चीज सदन की कार्रवाई से निकाल दी गई है, एक्सपंज कर दी गई है, उस सूचना को आप शेयर कैसे कर सकते हो। अब मोदी जी ये कह सकते हैं कि साहब मुझे पता नहीं था। हालांकि पता ना होना किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ किसी भी तरह से कहीं पे भी आपको बचत नहीं कराती है। तो आपने उसको कैसे कर दिया, एक तो मसला ये है। दूसरा ये कि आप ये कह रहे हो आपको पता नहीं है और आप ट्विटर पे एक वीडियो शेयर कर रहे हो और कह रहे हो कि ये मस्ट वॉच वीडियो, सबको देखना चाहिए। और उसी वीडियो के अंदर चेयर कह रही है, आसंदी से कहा जा रहा है कि ये चीज़ एक्सपंज की जा रही है, इसको मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूं क्योंकि ये जाति सूचक है, ये है वो, तमाम सारी चीज़ें। उसी में बहस हो रही थी। अखिलेश यादव ने ऑब्जेक्शन लिया, उनके ऑब्जेक्शन पे चेयर ने कहा कि इसको निकाला जाता है, आप निश्चिंत रहें। अब एक और दूसरा केस, मान लीजिए कि सदन में अवमानना की कार्रवाई के लिए जो एक नोटिस भेजा गया है उसको स्पीकर का ऑफिस बिरला साहब का रिजेक्ट कर देता है या किसी वजह से वो रखा नहीं जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपने ट्विटर पे वो वीडियो शेयर किया, तो वीडियो शेयर करने का मतलब ये है कि आप लोगों से सिफारिश भी कर रहे हो, इसको देखिए और ये बहुत अच्छा वीडियो है, सबको देखना चाहिए। तो आप उस ट्विटर में जो रीट्वीट, केजरीवाल के केस में याद कीजिए, रीट्वीट अगर कोई है तो वो सहमति का परिचायक है। और यहाँ पे आपने रीट्वीट के साथ में रिकमेंडेशन भी की है कि इसको सुनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की जो अवमानना हुई है वो ट्विटर पे की है। केस बनता है कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की अवमानना की है। अनुराग ठाकुर बच जाएंगे, उन्होंने संसद में कहा। मोदी जी नहीं बच सकते क्योंकि उन्होंने संसद में नहीं कहा, ट्विटर पे कहा। अब यह मामला इस तरह से फंस गया। अब क्या होगा, मानहानि का मुकदमा अगर राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ दर्ज कराते हैं तो उनको उसको फेस करना पड़ेगा। और फेस इसलिए करना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के अंदर प्रधानमंत्री को इस सब से मुक्त नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, मुकदमा भी हो सकता है और उनके खिलाफ नोटिस भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे दूसरे लोग वैसे वो देश के नागरिक। तो ऐसी हालत में अब क्या होगा, होगा ये कि मोदी जी ये एक्सक्यूज़ ले सकते हैं, ये आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं खुद तो ट्वीट करता नहीं हूँ, मेरी टीम में किसी ने ट्वीट कर दिया, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो भी मोदी जी बच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस देश के इतिहास में एक आरटीआई डाली गई जिसमें पूछा गया कि मोदी जी का ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल करता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तर आया कि मोदी जी का ट्विटर अकाउंट खुद मोदी जी ही हैंडल करते हैं, किसी दूसरे आदमी को ये काम नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हर तरफ से मोदी जी अकेले 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 एक जिम्मेदार नज़र आ रहे हैं इस ट्वीट के लिए, जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वल्दियत पे सवाल उठाए गए हैं, तुम्हारी जात क्या है ये पूछा गया है। जिसकी जात का नहीं पता वो, ये सब बातें की गई हैं उसमें।
तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो पूरा मामला एक तरफ से फंस गया और मोदी जी उसमें चपेट में आ गए। लेकिन भारत की राजनीति में दो तरह की राजनीति है। एक वो राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसने देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। एक में सजा करने के बाद उसकी सदस्यता खा गए, उसका मकान खाली करा लिया, ये सब हो रहा है। दूसरी सौजन्य की राजनीति है जो ये देखती है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आगे बढ़े। तो जो कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो ये कहती है हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, बैठ के कमरे में सेटलमेंट करके ख़त्म करो, कोई बात नहीं मोदी, चलता है राजनीति में, कभी आप फाउल करोगे कभी हम फाउल करेंगे। लेकिन यहाँ जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति का मकसद समझिए। राहुल गांधी पे बार बार व्यक्तिगत हमले करना, मंदबुद्धि, कभी ये कभी वो बातें करना एक अपने आप में सीधा सीधा इस देश को के एजेंडे को मोड़ने की कोशिश है। मोदी जी चाहते हैं कि एक बार राहुल गांधी सब छोड़ के इस पे आ जाए कि आपने मेरा अपमान कैसे किया। तो जैसे ही राहुल गांधी पे बात आएगी, बहस राहुल गांधी पे शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी ने 32 में ये किया था, 36 में ये किया था, आपके पिताजी ने ये किया था। आप क्योंकि कांग्रेस के पास 70 साल का इतिहास है, 70 साल में कहीं से भी कोई एक गलती निकाल लो और बोलो आपने पहले भी तो किया था। तो पूरा जो विमर्श चल रहा है, 5 मसले हैं जिन पे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त घिरी हुई है। किसानों का मसला, एमएसपी की गारंटी लगातार चल रहा है, कोई जवाब नहीं है। अग्निवीर का मसला चले जा रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कांग्रेस उस पर लगातार घेर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ वो घेरे जा रहे हैं और वो इस घेराबंदी से बच नहीं पा रहे हैं। नीट का मसला, घेराबंदी से बच नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मसला, ये जो 4, 5, 6 मसले हैं जो लगातार, इसके साथ साथ जाति जनगणना का मसला, इन मसलों से ध्यान हटाने के लिए ज़रूरी है कि इन 5 मसलों को छोड़ के आप राहुल गांधी पे चर्चा कर लो। तभी राहुल गांधी ने कहा आप मुझे गाली दे दो, मैं आपको नहीं बोलूँगा माफ़ी मांगो, मैं तो कहूँगा कि जाति जनगणना करवा के रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को भी पता है कि ये स्ट्रेटजी पूरा का पूरा विमर्श बदलने की है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जानबूझ के मोदी जी ने वो ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद पूरी आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी को कहा गया कि आप पदाधिकारी कार्यकर्ता सबके बीच में हैं कि आप इस पर राहुल गांधी को अटैक करो कि ये सबका जाति जनगणना कर रहा है, घर घर जाके जाति पूछने की बात कर रहे हैं और इनकी जाति पूछ ली तो बुरा लग गया। तो मतलब सीधा फोकस राहुल गांधी पे आ जाए और इन सब मसलों से, सामाजिक न्याय, दूसरी चीज़ों से फोकस हट जाए तो हमारी जान बचे। हमारी जो दुविधा है कि हिंदुत्व पे चलें या फिर सामाजिक न्याय पे चलें, जहां हम फंसे हुए हैं वहां से हम कम से कम निकल आएँ। अभी फिर कांड हो गया, कल कैबिनेट बैठक में हंसते हुए देखे थे, अब पता चला कि योगी जी किसी एक कार्यक्रम में गए, उससे पहले दोनों उप मुख्यमंत्री वहाँ से निकल गए ताकि योगी जी से आमना सामना ना हो। वो सिलसिला चले जा रहा है और उस सिलसिले के बीच में अगर एक बार राहुल गांधी पे मसले चर्चा शुरू हो जाए, कांग्रेसी तिल मिला के राहुल गांधी को बचाने में टूट पड़े तो राहत मिल जाए। अब पूरी की पूरी कोशिश ये चल रही है। इन पूरी कोशिशों के बीच में राहुल गांधी को कमतर आंक रही है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। भूल जाइए कि वो बहुत अच्छा भाषण देता है और उसने छक्के छुड़ा दिए, 2 भाषणों से पूरी बीजेपी को हिला दिया। भूल जाइए इस बात को। आप सिर्फ ये याद रखिए कि वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगला सीबीआई का डायरेक्टर बनेगा तो राहुल गांधी के दस्तखत से बनेगा। अगला इलेक्शन कमिश्नर बनेगा राहुल गांधी के दस्तखत से बनेगा। 2, 4, 5 नहीं, कई चीज़ें हैं जिनके अंदर बाकायदा लोकपाल की नियुक्ति होनी है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें विपक्ष के नेता के हस्ताक्षर के बगैर आप नियुक्ति नहीं कर सकते। 3 सदस्यीय कमेटी मीटिंग करेगी और नियुक्ति करेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और प्रधानमंत्री होंगे। यानी मोदी और राहुल और चीफ जस्टिस एक ही टेबल पे बैठे होंगे और वहाँ तय हो रहा होगा कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन है।
तब राहुल गांधी से काम निकालना पड़ेगा सरकार को। अब राहुल गांधी को गाली देकर अब वहाँ जब वो कमरे में अंदर बंद होगा तब आप माफ़ी ही मांग रहे होगे। मैंने आपको शुरू में ही कहा क्या हुआ कि मोदी जी अब राहुल गांधी के रहमो करम पे आ गए। और इस सबसे भी बड़ी चीज़ पता है क्या है? जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड होता है, मुखिया होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति 10 साल में कोई भी पीएसी का चेयरमैन नहीं बना था। क्यों? क्योंकि विपक्ष का नेता ही कोई नहीं था, क्योंकि किसी के पास भी 56 से ज़्यादा सीटें नहीं आई थी। पहली बार 10 साल बाद ये बने हैं। तो लोक लेखा समिति का काम ये है कि सरकार के आय व्यय पे नज़र रखना और उस पर टिप्पणी करना। सीएजी की रिपोर्ट भी अगर आती है तो लोक लेखा समिति के बगैर वो बेकार है। और उस लोक लेखा समिति को चेयर करेगा राहुल गांधी। तो इसलिए मोदी जी कुछ भी कहें, राहुल गांधी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये जानते हुए भी वो बार बार राहुल गांधी से पंगा ले रहे हैं। तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। राज्यों के चुनाव आने वाले हैं कुछ, और उन राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी चाह रही है कि ये भगवान हमें बचा दो, ये 4-5 मसले जो इन्होंने उठा दिए अग्निवीर से लेके ये सब, इनमें अगर हम उलझे रहे तो हमारे लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और राहुल गांधी को पता है कुछ भी हो जाए ये वाले मुद्दों की टांग नहीं छोड़नी है मुझे, चाहे कितना भी डांस करें। ये चल रहा है। तो अब आप इसका एक तो लीगल एस्पेक्ट समझे होंगे क्या है, दूसरा आप इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझे होंगे, और आप ये भी समझे होंगे कि राहुल गांधी किस तरह से एक बाहुबली की भूमिका में आ गए हैं, महाबली की भूमिका में आ गए हैं, जिनके सामने नरेंद्र मोदी कितनी भी भभकियाँ दें लेकिन उनकी स्थिति कमज़ोर है। वो अपने आप को बचाने में लगे हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी की उस गेंदबाजी से बचना जिसने इनकी लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दिया है। ये लड़खड़ा रहे हैं, ये बॉल पे आंखें इनकी इन ही नहीं हो रही हैं। क्रिकेट के मेटाफर में ये कहा जाए तो पूरी तरह से बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। ये है राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जो जानता है कि राजनीति का मज़ा कैसे लिया जाएगा। अभी तक का राहुल गांधी नौकरी समझ के राजनीति करता था, अब का राहुल गांधी शौक समझ के राजनीति कर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।